पहला प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। मैं पहले इसका डायग्राम जो है वो जूम इन करके दिखा देता हूं आप लोगों को। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्लियरिटी आप वीडियो की अच्छी रखिएगा। इसको एक बार ऑब्जर्व करें, फिर इसको समझेंगे। देखिए, अब इसकी वर्किंग की अगर अपन बात करें तो ये एक स्टील का प्रेशर वेसल है। मैंने क्या कहा था, पहले स्टील की दीवार होती है, फिर कंक्रीट की होती है। तो ये स्टील का प्रेशर वेसल हुआ, इसके अंदर ये कंट्रोल रॉड डाली हुई है। ये वाइट कलर के जो सेक्शन या गैप्स है उसके अंदर फ्यूल एलिमेंट डाला गया कैनन की शेप के अंदर, वो कैनन्स के अंदर भर करके। ये कंक्रीट की शील्ड है बाहर, पूरी की पूरी कंक्रीट की दीवार। अब इस रिएक्टर के अंदर जो हीट इस कोर के अंदर जो हीट पैदा होगी उसे कौन बाहर लेके आएगा? कूलेंट। तो देखो ये पंप लगा हुआ है जो प्रेशर से इसके अंदर कूलेंट भेज रहा है। ये प्रेशराइजर है, ये लिखा है यहां पर वर्टिकली प्रेशराइजर। तो ये प्रेशर पैदा करके रख रहा है किस साइकिल के अंदर? कूलेंट वाली साइकिल के अंदर। तो ये देखो वाटर जो है वो हॉट वाटर है, ये यहां पर हीट एक्सचेंजर आ गया। इधर इनपुट में वाटर लिखा हुआ है, ये वाटर से ये वाटर इनपुट जा रहा है और बाहर एग्जिट में क्या निकल रही है? आपके स्टीम। क्या आ रहा है एग्जिट में? स्टीम। ये आपकी स्टीम एग्जिट में आ गई। ये है आपका वाटर, ये है कौन? हीट एक्सचेंजर। नई बात क्या है? नई बात है ये बंदा प्रेशराइजर। ये पंप लगा हुआ है, प्रेशराइजर प्रेशर के साथ में कूलेंट को फ्लो करा रहा है। बाकी सब कुछ पुरानी चीजें, इसीलिए नाम क्या पड़ जाता है? प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। वाटर जो है वो किस फॉर्म में है? प्रेशराइज्ड फॉर्म में, इसलिए नाम पड़ गया प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। अब इस चीज को अपन समझ लेते हैं थ्योरेटिकली, क्या क्या पॉइंट्स लिखे हैं। वन बाय वन एक एक पॉइंट पढ़ लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। और अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं बोल रहा हूं साथ ही साथ में धीरे धीरे, तो आप उसको सुन करके अच्छे से लिख लें। द फ्यूल यूज्ड इन PWR, यानी कि जो फ्यूल यूज हो रहा है प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में वो एनरिच्ड यूरेनियम है, यानी कि यूरेनियम 238 यूज हो रहा है। एनरिच्ड यूरेनियम ऑक्साइड क्लैड इन जिंक एलॉय एंड द प्रेशर वेसल इज ऑफ स्टील। ये प्रेशर की वेसल है, यानी कि बाहर जो कंटेनर है वो किसका बना है? स्टील का प्रेशर वेसल बना हुआ है। जो फ्यूल यूज किया गया है वो एनरिच्ड यूरेनियम फ्यूल यूज किया गया। क्लियर? सेकंड पॉइंट, द प्रेशर वेसल एंड द हीट एक्सचेंजर आर सराउंडेड बाय ए कंक्रीट शील्ड। जो डायग्राम ने बोला वही लिखा है कि जो प्रेशर का वेसल है और जो हीट एक्सचेंजर है वो पूरी एक स्टील, एक कंक्रीट की वॉल से क्या किया गया? सराउंड किया गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? प्रेशराइज्ड वाटर इज यूज्ड बोथ एज कूलेंट एंड मॉडरेटर। यहां कूलेंट के रूप में भी पानी है और यहां पर आपके मॉडरेटर के रूप में भी क्या है? पानी। कूलेंट और मॉडरेटर, यानी अलग से मॉडरेटर यूज नहीं किया गया है, जो कूलेंट है वही मॉडरेटर का काम कर रहा है। नेक्स्ट, वाटर इज पास्ड इनटू रिएक्टर एट 190 डिग्री सेल्सियस एंड 140 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर प्रेशर। दो चीजें, प्रेशर और प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है तो प्रेशर तो पैदा करेगा ही, तो प्रेशर कितना पैदा किया? यह इंपॉर्टेंट चीज है, 140 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि 140 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका प्रेशर पैदा किया है। और पानी का टेम्परेचर कितना है? 190 डिग्री सेंटीग्रेड। इस डिग्री टेम्परेचर पर पानी इंसर्ट करते हैं भाई, पास्ड इनटू द रिएक्टर एट दिस प्रेशर एंड इज डिस्चार्ज फ्रॉम द रिएक्टर। और रिएक्टर से डिस्चार्ज जब होता है, बाहर जब निकलता है पानी, तब इसका टेम्परेचर कितना हो जाता है? यानी यहां टेम्परेचर 270 डिग्री सेंटीग्रेड और जब ये यहां से इनपुट में दिया जा रहा है तब इसका टेम्परेचर 190 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस वाटर इज पास थ्रू द हीट एक्सचेंजर वेयर स्टीम इज रेज्ड। ये पानी जो है वो स्टीम हीट एक्सचेंजर से गुजारा जाता है जहां पर स्टीम बनती है। द स्टीम इज ऑफ रेदर पुअर क्वालिटी
टेम्परेचर अराउंड 250 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो स्टीम है इसका टेम्परेचर कितना बनता है 250 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि बहुत पुअर है, क्योंकि हमें पता है थर्मल पावर प्लांट में 540 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनी थी, जो एकदम वेट स्टीम थी, यानी इसकी क्वालिटी बहुत घटिया है, पुअर क्वालिटी। और प्रेशर कितना है, सिर्फ और सिर्फ 42 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये प्रेशर ओनली कितना है 42 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। The steam is condensed in the condenser and condense return to the heat exchanger from the closed circuit। ये तो आपको पता ही है कि भैया ये जो स्टीम है वो कंडेंसर कंडेंस करेगा और दोबारा से कहाँ लेकर के आ जाएगा, यहाँ पर वाटर के इनपुट के अंदर लेके आ जाएगा। बस खत्म हो गई बात। तो ये सारी जो थ्योरी है वो आप लोग जो है मैंने जैसे जैसे बोली वैसे वैसे नोट डाउन कर ले। मैं डायग्राम में एक बार ये पॉइंट सारे के सारे लिख दूंगा। ये जो अंडरलाइन मार्क है वो मैं रिमूव कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। लाइंस जो मैंने बोली वो सुनकर के आप लिख लें। इन पॉइंट्स को मैं डायग्राम में अभी दोबारा से लिख दूंगा। क्लियर? देखो क्या क्या पढ़ा अपन ने वो लिख लेते हैं अपन एक बार इसमें, इस डायग्राम के अंदर। ये जो वाटर है इनपुट में वो है 190 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर है 140 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बाहर जो पानी निकला वो निकला 200 और 70 पे, और हीट एक्सचेंजर के अंदर 250 और 42 का प्रेशर क्रिएट हुआ है। ठीक है, यहां से जो स्टीम निकली 250 डिग्री सेंटीग्रेड और 40 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर है। ठीक है, ये वाटर जो है वो कहां से आ रहा है, फ्रॉम कंडेंसर आ रहा है। ये टेम्परेचर कितना बन जाता है यहाँ पे 270 डिग्री सेंटीग्रेड है क्या? ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये डेटा हो गया इसके अंदर जो लिखा गया है। ये कंट्रोल रॉड लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका। क्लियर? ओके। दो 270 था, ठीक है। एक दो पॉइंट और है नीचे, वो भी पढ़ लेते हैं। क्या है वन ऑफ द मेन ड्रॉबैक, दिक्कत क्या है, वन ऑफ द मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस रिएक्टर इज द डिजाइन ऑफ हाई स्ट्रेंथ प्रेशर वेसल। जो डिजाइन की जाती है वो चूंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसके डिजाइन में पैसा बहुत खर्च होता है। तो वन ऑफ द मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस रिएक्टर इज द डिजाइन ऑफ हाई स्ट्रेंथ प्रेशर वेसल, हाई स्ट्रेंथ प्रेशर वेसल। और दूसरा क्या है, द एडवांटेज इज द स्टीम सप्लाई टू द टर्बाइन इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन एंड द ओवरऑल एफिशिएंसी इज अबाउट 33%। यानी यहां पर जो स्टीम सप्लाई हो रही है टर्बाइन को, उसका कंटामिनेशन बिल्कुल भी नहीं होता है और ओवरऑल एफिशिएंसी आपकी 33% मेंटेन हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, द रिएक्टर एट राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, मद्रास एटॉमिक स्टेशन एंड नारोरा एटॉमिक स्टेशन पावर प्रोजेक्ट आर PWR टाइप। यानी इंडिया में 3 जगह, राजस्थान का एटॉमिक पावर स्टेशन हुआ, मद्रास का एटॉमिक पावर स्टेशन हुआ और नारोरा का एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट हुआ। यहाँ तीनों जगह कैसे रिएक्टर लगे हैं, PWR। However, they use heavy water as coolant and the moderator. Such reactor are known as PHWR, pressurized heavy water reactor। यानी ये रिएक्टर जो है इसके अंदर, यहाँ आपने देखा डायग्राम के अंदर कि पानी यूज किया जा रहा था एज ए कूलेंट, पर हम इंडिया में क्या करते हैं, हम इंडिया के अंदर
3 जगह इसका यूज कर रहे हैं प्रेशराइज वाटर रिएक्टर का, राजस्थान में, मद्रास में और नारोरा के अंदर। और इन तीनों ही जगह हम वाटर की जगह क्या यूज कर रहे हैं, हैवी वाटर। तो नाम क्या पड़ जाता है फिर, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, PHWR। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन बढ़ते हैं अगले रिएक्टर की ओर। हो गया, चलो। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर और फास्ट विद रिएक्टर, बस 2 ही हैं। पहले मैं डायग्राम को जूम इन कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया, चलिए ऑब्जर्व करें इसको। एक पंप लगा है, कोई प्रेशराइजर नहीं है, स्टील का प्रेशर वेसल है, स्टीम सेपरेटर लगे हुए हैं, फ्यूल एलिमेंट है अंदर, कंट्रोल रॉड भी इंसर्ट करी हुई, कंक्रीट की शील्ड है, वाटर है, स्टीम वाटर इनपुट है और स्टीम आउटपुट है। चलो, BWR इज ऑल्सो यूजेज एनरिच्ड। BWR में भी क्या है, एनरिच्ड यूरेनियम यूज किया गया, एनरिच्ड यूरेनियम। जूम ही कर लेते ना अपने इसकी थ्योरी को थोड़ा सा। BWR में भी क्या यूज किया गया है, एनरिच्ड यूरेनियम। BWR ऑल्सो यूजेज, मैं 1 by 1 लाइन पढ़ देता हूं, आपको क्लियर नहीं दिखे हो तो। BWR ऑल्सो यूजेज एनरिच्ड यूरेनियम ऑक्साइड एज फ्यूल and has a steel pressure vessel surrounded by the concrete shield। ये पहले भी लाइन थी, अभी भी यही लाइन है कि BWR भी enriched यूरेनियम ऑक्साइड यूज करता है और इसमें भी स्टील का प्रेशर वेसल होता है और चारों तरफ कंक्रीट की शील्ड होती है। ये दोनों पॉइंट सेम एज इट इज पुराने वाले ही हैं। फिर तीसरा पॉइंट है, इट इज ए डायरेक्ट साइकिल रिएक्टर। द स्टीम इज जनरेटेड इन द रिएक्टर इटसेल्फ and this steam after passing through the turbine and condenser return to the reactor। ये कह रहा है कि इस प्रकार के रिएक्टर के अंदर, ये डायरेक्ट साइकिल रिएक्टर है, इस रिएक्टर के अंदर ही स्टीम पैदा होती है और उस स्टीम को सीधा टरबाइन में भेजते हैं, टरबाइन से कंडेंसर में जाएगा, कंडेंसर से पानी बनकर के दोबारा से रिएक्टर के अंदर आ जाएगा। जैसा डायग्राम में अपन ने देखा कि वाटर जो है पंप के थ्रू इधर आया, सीधा स्टीम बना अंदर ही और स्टीम सीधी टरबाइन में भेज दी। इसीलिए यहां पर क्या लगाया गया है, स्टीम सेपरेटर। ये स्टीम सेपरेटर क्या करेगा, ड्राई स्टीम और वेट स्टीम को अलग अलग करेगा। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, इन व्यू ऑफ द डायरेक्ट साइकिल देयर इज ए डेंजर ऑफ रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन ऑफ द स्टीम। दिक्कत क्या है कि रिएक्टर के अंदर ही स्टीम बन रही है, तो ये एक तकलीफ हो सकती है कि स्टीम चूंकि रिएक्टर के अंदर बन रही है तो रिएक्टर के अंदर रेडिएशन है, तो स्टीम रेडियो एक्टिव हो सकती है, वो टरबाइन में जाके कंडेंसर में जाएगी तो पानी रेडियो एक्टिव हो जाएगा, तो रिएक्शन सीधा सीधा बाहर आ रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है यहां पर कि कंटामिनेशन हो सकता है स्टीम का, इसके अंदर जो है वो मिलावट हो सकती है, किस चीज की, रेडिएशन की। नेक्स्ट क्या लिखा है, ऑर्डिनरी वाटर इज यूज्ड बोथ एज कूलेंट एंड मॉडरेटर। यानी मॉडरेटर और कूलेंट दोनों के लिए ऑर्डिनरी वाटर यूज किया गया। ऑर्डिनरी वाटर इज यूज्ड एज बोथ कूलेंट एंड मॉडरेटर। नेक्स्ट पॉइंट, कहां है ये भैया लगा हुआ, द रिएक्टर एट तारापुर एटॉमिक रिसर्च, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन अकेला जो है वो ऐसा BWR तारापुर के अंदर 1978 के अंदर अमेरिका ने इंस्टॉल किया था सबसे पहले, वो BWR है। अमेरिका में BWR यूज होते हैं, भारत के अंदर BWR केवल एक ही जगह है, तारापुर में, अमेरिका ने लगाया था। उसके बाद से अपन ने कभी अमेरिका की मदद ली नहीं, क्योंकि ले नहीं पाए, परमाणु प्रतिबंध लग गए थे। फिर अटल जी ने आकर के जो है वो अपनी न्यूक्लियर पावर को एक्सपैंड किया और न्यूक्लियर टेस्ट किए थे बिना उनकी परमिशन के, और कनाडा ने अपनी हेल्प करी थी। तो इंडिया के अंदर कैनेडियन ड्यूटेरियम यूरेनियम जो है वो फ्यूल लगे हुए हैं, तो आप केवल एक ही जगह पर जो है वो BWR देखेंगे और वो है तारापुर में। बिकॉज ऑफ द डेंजर ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ फिसाइल मटीरियल पासिंग थ्रू
दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है because of the danger of small amount of fissile material passing through along with the coolant के अंदर ही स्मॉल अमाउंट में फिसाइल मटेरियल पास करता रहता है। कहा था ना, रेडिएशन हो सकता है, मोर बायोलॉजिकल प्रोटेक्शन नेसेसरी। उस पानी को रिलीज नहीं कर सकते, जमीन में बाहर नहीं छोड़ सकते, रेडिएशन फैल जाएगा। नो वन शुड गो विद इन 3 मीटर ऑफ द टर्बाइन व्हेन इट इज ऑपरेटिंग। टर्बाइन जब चल रहा है तो उससे से कम 3 मीटर दूर रहिए। और उसके साथ साथ एडवांटेज भी है इसका कि ये रिएक्टर जो है वो स्मॉल साइज का प्रेशर वेसल होता है और हाई स्टीम जो है वो इसके अंदर प्रोड्यूस होती है। और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन इसका सिंपल है और ओवरऑल एफिशिएंसी 33% है। तो इसके नुकसान और फायदे दोनों एक साथ आ गए। नुकसान क्या है कि इसके अंदर जो कूलेंट है उसमें फिसाइल फ्यूल के कुछ एटम्स हो सकते हैं, बायोलॉजिकली बहुत ही प्रोटेक्टेड रखना पड़ेगा। ऑपरेशन के दौरान टरबाइन के 3 मीटर से ज्यादा नजदीक नहीं जा सकते आप लोग। और उसके अलावा एडवांटेज ये है कि इसके अंदर प्रेशर वेसल छोटा होता है, हीट बहुत ज्यादा बनती है, स्टीम बहुत अच्छे से बनती है, एफिशिएंसी 33% है, सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है। ये इसके पॉइंट्स हो गए आपके फास्ट ब्रीदर रिएक्टर के, आपके सामने ये रहे। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, पूरे का ही लेना होगा आपको तो पहले इस थ्योरी का लो। सॉरी, फिर इसका ले लो। चलिए, लास्ट फास्ट ब्रीदर रिएक्टर, ये क्या है? 1 बाय 1 पैरा अपन क्लियर कर लेते हैं फास्ट ब्रीदर रिएक्टर का। इसका आइडिया तो आपको पहले से ही है, आपने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ लिया था कि ब्रीदिंग का मतलब क्या है और कैसे ब्रीदर के अंदर जो है वो रिएक्शन होती है। फास्ट ब्रीदर रिएक्टर, ए फास्ट ब्रीदर रिएक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम थर्मल रिएक्टर्स। ए थर्मल रिएक्टर यूजेस फिसाइल न्यूक्लियर फ्यूल एंड प्रोड्यूसेस हीट। ए फास्ट ब्रीदर रिएक्टर प्रोड्यूसेस हीट एंड एट द सेम टाइम कन्वर्ट फर्टाइल मटेरियल इनटू फिसाइल मटेरियल। अभी अपन ने पढ़ा था, देखो ब्रीदर नाम आ गया, जहां ब्रीदर नाम आ गया वहां आप खुद ही समझ जाओ झट से कि ब्रीदर का मतलब यह है कि ये एक तरफ फ्यूल खा भी रहा है और दूसरी तरफ फ्यूल पैदा भी कर रहा है। तो जो केवल फ्यूल खाते हैं पैदा नहीं करते हैं वो कहलाते हैं थर्मल रिएक्टर, और जो खाते भी हैं और पैदा भी कर रहे हैं साथ ही साथ में वो है फास्ट ब्रीदर रिएक्टर। यही चीज यहां पहली पॉइंट में लिखी है कि ये थर्मल रिएक्टर से अलग होते हैं। एक थर्मल रिएक्टर फिसाइल न्यूक्लियर फ्यूल पे काम करता है। फिसाइल का मतलब है कि जो केवल खा ही रहा है और हीट पैदा करता है, जबकि फास्ट ब्रीदर रिएक्टर जो है हीट भी प्रोड्यूस करता है और उसके साथ साथ कन्वर्ट करता है फर्टाइल मटेरियल को फिसाइल मटेरियल के अंदर। इट इज पॉसिबल टू मेक ए फास्ट रिएक्टर प्रोड्यूस मोर फिसाइल मटेरियल देन कंज्यूम। बहुत ही गजब बात है यहां पर कि ऐसा भी संभव है, यानी कि आर का वैल्यू क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 1। ऐसा भी संभव है कि जितना उसने फ्यूल खाया उससे ज्यादा उसने फ्यूल बनाया, ये भी यहां पर हो सकता है। The advantage of using high energy neutron in a reactor has been known since early days of nuclear science. In a fast breeder reactor, the average neutron yield of a fission caused by a fast neutron is greater than the thermal reactors. ये बात बहुत बढ़िया बोली इसने, ये कह रहा है पॉइंट कि ये एडवांटेज है हाई एनर्जी न्यूट्रॉन के। एडवांटेज जो है वो शुरू से, जब से न्यूक्लियर साइंस आई है तब से तेज चलने वाले न्यूट्रॉन के एडवांटेज के बारे में हमें पता तो है। तो हमने इसको यूज कहां किया? फास्ट ब्रीदर रिएक्टर के अंदर, जहां पर हमने क्या किया कि जो एवरेज न्यूट्रॉन यील्ड ऑफ ए फिशन caused by a fast neutron is greater than in thermal reactor। मतलब थर्मल रिएक्टर के अंदर जो न्यूट्रॉन जो है उनकी स्पीड, उसके कंपैरिजन में फास्ट ब्रीदर रिएक्टर के अंदर न्यूट्रॉन की एवरेज स्पीड ज्यादा होती है। ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा होगी। These absorption क्रॉस सेक्शन आर लो। इनका एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन, बहुत सही बात है। ये सारे पॉइंट जो है ना कनेक्टिंग द डॉट्स वाली बात है, हम ये सारे पॉइंट पढ़ चुके हैं। एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन कम क्यों होना जरूरी है? क्योंकि हमें न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं कराना है, हमें उनकी स्पीड को रिड्यूस नहीं करना है, हमें तेज ही रखना है न्यूट्रॉन को, ताकि वो फर्टाइल को फिसाइल में कन्वर्ट कर सके। The absorption cross section are low and conversion factor is high। conversion factor हाई है इसका।
प्लूटोनियम डाइऑक्साइड को यूरेनियम डाइऑक्साइड के अंदर जो है कन्वर्ट कर रहा है, इज यूज्ड एज फ्यूल, लिक्विड मेटल इन एज फ्यूल एंड स्टेनलेस स्टील एज कैनिंग मटेरियल। आपको कैनिंग मटेरियल स्टार्टिंग में बताया था, स्टेनलेस स्टील का कैनिंग मटेरियल है। फ्यूल मेटल लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल किया गया है, जो फ्यूल टाइप ऑफ फ्यूल अभी क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, सॉलिड फ्यूल है, लिक्विड फ्यूल, तो इसमें लिक्विड फ्यूल का यूज किया जा रहा है। द सेंट्रल पोर्शन ऑफ दिस रिएक्टर इज स्टेनलेस स्टील पोर्ट, जो इसका सेंट्रल पोर्शन होता है वो स्टेनलेस स्टील का होता है, जिसमें एक कोर होती है जिसमें फिसाइल मटेरियल रखा हुआ होता है। दिस कोर इज फिसाइल मटेरियल इज सराउंडेड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ यूरेनियम, इसके चारों ओर एक यूरेनियम का ब्लैंकेट होता है। टू हीट एक्सचेंजर आर यूज, दो हीट एक्सचेंजर यूज होते हैं। द रिएक्टर कोर इज कूल्ड बाय लिक्विड सोडियम पोटेशियम, देख लो यहां पर किसका यूज हो रहा है, लिक्विड सोडियम पोटेशियम। लिक्विड फ्यूल है तो लिक्विड ही यहां पर कूलेंट यूज किया जाएगा। इन द सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर द कूलेंट इज अगेन लिक्विड सोडियम पोटेशियम, दो यहां पर कूलेंट यूज किए गए हैं और दोनों ही कूलेंट के अंदर क्या यूज किया गया है, लिक्विड कूलेंट यूज किया गया है सोडियम पोटेशियम का। नेक्स्ट, द रिएक्टर कोर इज कूल्ड बाय लिक्विड, और सेकेंडरी के अंदर भी लिक्विड पोटेशियम विच ट्रांसफर हीट टू द फीड वाटर, जो कि हीट ट्रांसफर कर देता है फीड वाटर में। ए न्यूट्रॉन शील्ड सेपरेट्स द रिएक्टर कोर एंड प्राइमरी हीट एक्सचेंजर, एक न्यूट्रॉन की शील्ड होती है जो प्राइमरी हीट एक्सचेंजर को रिएक्टर की कोर से सेपरेट करने का काम करती है। द कोर ऑफ ए फास्ट रिएक्टर रिक्वायर हाई एनरिच्ड अबाउट 10% fissile to reduce the effect of cost of fuel. It is necessary to use high ratings. The core consists 30% of fuel, this and 50% coolant and 20% canning and structural material by volume. देखो इस चीज को मैं समराइज करके आपको इस तरीके से बता दूं क्या क्या चीजें इसके अंदर है। जो फास्ट ब्रीदर रिएक्टर होता है उसके अंदर लिक्विड फ्यूल यूज करेंगे, यहां पर फिसाइल और फर्टाइल दोनों फ्यूल यूज होने जरूरी है ताकि कॉस्ट कम रख सके, क्योंकि अरेंजमेंट में कॉस्ट ज्यादा खर्च हो रही है तो फ्यूल खुद से नहीं बनाएगा तो कॉस्ट बैलेंस कैसे होगी। मॉडरेटर जो है या सॉरी जो कैनन है वो स्टील के यूज किए जा रहे हैं, और आपका जो मॉडरेटर है वो आपका लिक्विड सोडियम या पोटेशियम यूज किया जा रहा है। दो हीट एक्सचेंजर यूज किए जा रहे हैं, कोर के बाद न्यूट्रॉन की एक शील्ड, फिर प्राइमरी हीट एक्सचेंजर और फिर सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर। एक सेंटर के अंदर स्टेनलेस स्टील का पॉट होता है जिसके अंदर फिसाइल मटेरियल होता है, उसके चारों ओर यूरेनियम की ब्लैंकेट होती है जो कि यूरेनियम 238 है, जो कि फर्टाइल मटेरियल के अंदर कन्वर्ट होगा या फिर थोरियम हो सकता है, तो वह फर्टाइल के अंदर कन्वर्ट होने वाले जो है वो मटेरियल यूज हो रहे हैं। इस प्रकार अच्छा इसके अंदर न्यूट्रॉन बहुत ही फास्ट मूविंग होते हैं, इसीलिए इसका एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन कम रखा जाता है ताकि इसके अंदर एब्जॉर्प्शन कम से कम हो और न्यूट्रॉन तेजी से जो है वो मूव कर सके। ये इसका पूरा थ्योरी आपके सामने इस तरीके से अवेलेबल है। तो आप इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें, एक एक पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लें। पहले फर्स्ट पैरा और सेकंड पैरा, 1 2 3 गो, फिर थर्ड एंड फोर्थ पैरा इसका ले लें। चलिए इसी के साथ आपका ये स्लाइड्स हो गई आपकी रिएक्टर्स के टाइप्स की। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.